हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र के बारे में हम गंगा नदी और उसके सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। गंगा नदी का जो उद्गम है वह कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का जो उद्गम है ये होता है उत्तराखंड से। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड से होता है। और प्रारंभ में इसकी दो मुख्य शाखाएं होती हैं। तो सबसे पहली जो शाखा है इसको क्या कहा जाता है? इसका नाम है भागीरथी। इसका नाम है भागीरथी। और दूसरी जो शाखा है इसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा है दूसरी शाखा का नाम। ठीक, ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ से दोनों शाखाएं आ रही हैं। तो जो भागीरथी है यह उत्तराखंड में जिला है जिसका नाम है उत्तरकाशी। इसका नाम है उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी जिले में एक ग्लेशियर स्थित है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। इसका मतलब गंगा नदी की जो भागीरथी शाखा है यह कहाँ से आ रही है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है। और ये ग्लेशियर का जहाँ से पिघलाव ज़्यादा है, यानी ग्लेशियर जहाँ से पिघल रहा है उसकी जो संरचना बन रही है ग्लेशियर की वह गाय के मुख से समान बन रही है। इसलिए उस ग्लेशियर से कहाँ से आ रही है? तो हम कहेंगे गौमुख से आ रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि भागीरथी जो गंगा की मुख्य शाखा है ये कहाँ से आ रही है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से आती है। और एक जो अन्य शाखा है वह कहाँ से आ रही है? तो ये आपको जो दिख रहा है ग्लेशियर इसका नाम है सतोपथ ग्लेशियर। इसका नाम है सतोपथ ग्लेशियर। और यह जो सतोपथ ग्लेशियर है इसके दाएं साइड से भी क्या हो रहा पानी पिघल रहा है, बाएं साइड से भी। इस साइड वाला जो धारा आ रही है सतोपथ ग्लेशियर से, इस धारा को कहा जाता है धौली गंगा। इसका नाम है धौली गंगा। और ये जो शाखा आ रही है सतोपथ ग्लेशियर के किधर से? तो पूर्व तरफ से। इसका क्या नाम है? इसका नाम है विष्णु गंगा। इसका नाम है विष्णु गंगा। यहाँ पर देखेंगे तो सतोपथ ग्लेशियर के पश्चिम के तरफ से धौली गंगा और इसके पूर्व से आ रही है विष्णु गंगा। जहां दोनों का संगम होता है इस संगम को कहा गया विष्णु प्रयाग। इस संगम को क्या कहा गया? विष्णु प्रयाग। यानी अगर क्वेश्चन बने कि विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है तो एक है धौली गंगा और एक कौन सा है? विष्णु गंगा है। आगे अगर हम देखें तो ये दो नदी हैं और दो नदी एक हो गई। इसका मतलब अब दो नाम तो होगा नहीं, नाम कोई एक रखना पड़ेगा। तो विष्णु प्रयाग के बाद इन दोनों नदियों की जो सम्मिलित धारा है इसको कहा गया अलकनंदा। अलकनंदा नदी के नाम से आगे आ रही है। और अलकनंदा के बाएं पूर्व तरफ से एक नदी आती है जिसका नाम है पिंडार। इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है पिंडार नदी। इसका नाम है पिंडार नदी। और पिंडार नदी इधर से आ रही है और अलकनंदा इधर से आ रही है। जहां दोनों नदियों का संगम होता, किसका किसका? तो पिंडार और अलकनंदा का। इसको कहा गया कर्णप्रयाग। यानी दोनों नदियों के संगम को कहा गया कर्णप्रयाग। और आगे पुनः ये जो नदी दोनों की सम्मिलित धारा का नाम पड़ा, फिर से क्या पड़ गया? अलकनंदा। और अलकनंदा आगे बढ़ती है और पुनः एक नदी आके इसमें मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। इस नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी है। तो अब की बार किसका संगम होगा? मंदाकिनी और किसका? अलकनंदा का। जहां दोनों का संगम होता है इसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। यानी दोनों के संगम को क्या कहा गया? रुद्रप्रयाग कहा गया। पुनः रुद्रप्रयाग के बाद इस नदी का क्या नाम पड़ गया? सेम अलकनंदा। यहाँ भी क्या था? अलकनंदा था। तो आगे चल के अलकनंदा इधर से आ रही है और इधर से कौन आ रही है? भागीरथी। दोनों का संगम होता है किसका किसका? तो अलकनंदा का और भागीरथी का। जहां दोनों का संगम होता है इसको कहते हैं देवप्रयाग। ठीक, तो ये जो मिलना हो रहा है, संगम जो तमाम मिल रहे हैं, ये कहाँ हो रहा है? तो उत्तराखंड के जो जिले हैं उसी में हो रहा। अभी जो नदी है मैदानी इलाकों में नहीं प्रवेश की है। क्या कहीं आप देख रहे हैं इसका नाम गंगा लिखा हो? नहीं, कहीं नहीं है। तो देवप्रयाग के बाद ये नदी क्या करती है? मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। उत्तराखंड में ही, उत्तर प्रदेश से सटे जो मैदानी इलाके हैं यहाँ प्रवेश करती है मैदानी इलाकों में। और
और इस जगह का नाम है हरिद्वार। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि गंगा नदी सबसे पहली बार मैदानी इलाकों में कहाँ दिखती है, तो हरिद्वार में दिखती है। आगे गंगा नदी निकल कहाँ लेती है, तो अभी उत्तराखंड में है, और आगे चलकर ये बहती कहाँ कहाँ है, तो उत्तराखंड से निकल के पहुँचती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद ये कहाँ पहुँचेगी, तो पहुँचती है बिहार में, बिहार में पहुँचती है। बिहार के बाद कहाँ, तो झारखंड, झारखंड के बाद कहाँ, तो झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद कहाँ, तो बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल के बाद पहुँचती है बांग्लादेश, बांग्लादेश पहुंचती है। यानी अगर हम बात करें गंगा नदी का कि गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक किस प्रदेश में प्रवाहित होती है, तो सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 किलोमीटर है लंबाई किसकी, गंगा नदी की। यानी कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सबसे लंबी यानी सबसे अधिक प्रवाहित होती है, अधिक दूरी तक प्रवाहित होती है। और क्वेश्चन आता है कि सबसे कम किस प्रदेश से होकर गुजरती है, यानी गंगा नदी की लंबाई किस प्रदेश में सबसे कम है, तो वह है झारखंड में कितना, 40 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा किस किस राज्य से होकर प्रवाहित हो रही है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश। सबसे अधिक किस राज्य में प्रवाहित हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में। सबसे कम किस राज्य में प्रवाहित हो रही है, तो झारखंड में। ठीक, नाम की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में इसका क्या नाम है, भागीरथी नाम है। उत्तर प्रदेश में क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में इसका नाम, नदी का नाम है गंगा नदी। बिहार में भी क्या नाम है, गंगा नदी है। झारखंड में भी क्या नाम है, गंगा नदी है। और पश्चिम बंगाल में पहुंचने के बाद पुनः इस नदी का जो नाम होता है ये होता है भागीरथी। और बंगाल में पहुंचने के बाद यानी बांग्लादेश में पहुंचने के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है, पद्मा। बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ जाता है, पद्मा। ठीक, तो इतने राज्यों से होकर गंगा नदी क्या हो रही है, प्रवाहित होती है, हो रही है। सबसे क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है भारत में, तो नदी बेसिन क्या होता है, ऐसी नदी जितने क्षेत्रों में उसकी सहायक, जितने क्षेत्रों से उसकी सहायक नदियां जल को ले जाके इकट्ठा करके डालती हैं, यानी हम कह सकते हैं कोई मुख्य नदी जितने क्षेत्रों के जल को ढोती है वह उसका पूरा का क्षेत्र यानी उसका जल ग्रहण क्षेत्र जो कहलाता है वही कहलाता है नदी बेसिन। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। और यही यानी गंगा नदी का नदी बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। क्यों सबसे बड़ा नदी बेसिन है, क्योंकि भारत में जितने क्षेत्रों के जल को गंगा नदी ढोती है उतने क्षेत्रों के जल को कोई भी नहीं, यानी कि उसका क्षेत्र क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। क्यों बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गंगा नदी की सहायक नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं जो अलग अलग प्रदेशों से आती हैं। जैसे गंगा नदी की एक सहायक नदी है यमुना, उत्तराखंड से आ रही है। गंगा स्वयं उत्तराखंड से आ रही है। राम गंगा भी इसकी सहायक नदी उत्तराखंड से आ रही है। गोमती जो है उत्तर प्रदेश से आ रही है। घाघरा, गंडक, कोसी कहाँ से आ रही हैं, नेपाल से आ रही है। इसका मतलब नेपाल के भी जल को क्या कर रही है, गंगा नदी बटोर रही है। जो यमुना की सहायक नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन, ये मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से आ रही हैं। इसका मतलब मध्य प्रदेश के जल को भी इकट्ठा कर रही है। मध्य प्रदेश में जो चंबल नदी है इसकी सहायक नदियाँ राजस्थान से आ रही हैं। काली सिंध, पार्वती, तो काली सिंध, पार्वती नदियाँ भी क्या कर रही हैं, अपने जल को ले जाके डाल रही हैं कहाँ पर, चंबल में। चंबल उस जल को कहाँ डाल दे रही है, यमुना में। यमुना उस जल को कहाँ डाल दे रही है, गंगा में। यानी कि जितनी भी नदियाँ आपको दिख रहा है चंबल, बेतवा, केन, टोनसोन, इन सभी नदियों के जल को ढोती कौन सी है, तो गंगा नदी ढोती है। इसका मतलब गंगा नदी जितने स्टेट के जल को इकट्ठा करती है वो पूरा पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, इसका नदी बेसिन कहलाएगा। तो किन किन क्षेत्रों से यानी किन किन प्रदेशों से आ रही है, राजस्थान के भी पानी को इकट्ठा कर रही है, मध्य प्रदेश के भी पानी को इकट्ठा कर रही है,
है, जो उत्तराखंड है उस राज्य के पानी को भी ढो रही है, नेपाल के पानी को ढो रही है, उत्तर प्रदेश के पानी को ढो रही है, झारखंड के पानी को ढो रही है, बिहार के पानी को ढो रही है, पश्चिम बंगाल के पानी को ढो रही है। इसका मतलब और ऐसी कोई भी नदी नहीं है भारत की जो इतने राज्यों के जल को ढोती हो। इसलिए गंगा नदी का जो बेसिन है वह भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो अमेजन नदी का नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में फैला हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी कि मुख्य जो नदी है ये कौन सी है? यह है गंगा नदी, यह गंगा नदी है। और गंगा नदी की एक सहायक सबसे लंबी जो सहायक नदी है वह कौन सी है? वह है यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वह कौन सी है? यमुना नदी है। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और इसकी जो सबसे लंबी सहायक नदी है वह कौन सी? यमुना है। यमुना की लंबाई है कितना? तो 1365 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की, तो यमुना है। यमुना की लंबाई कितनी है? 1365 किलोमीटर। क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी नदियां गंगा नदी के दाएं हाथ से मिलती हैं और कौन कौन सी नदियां गंगा नदी के बाएं हाथ से मिलती है। आइए हम देखते हैं दायां बायां होता क्या है। तो अगर ये किसी का डायरेक्शन है तो इस तरफ से कोई भी नदी अगर आके मिल रही है तो यह कहलाएगी बाएं हाथ की में मिलने वाली नदी। ठीक, कोई भी नदी अगर किसी का डायरेक्शन इस तरफ है तो ये इसका दक्षिण तरफ जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं दायां, और इधर वाला जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं बायां। ठीक, यानी कि तीर के इस साइड वाला बायां होता है और इस साइड वाला क्या होता है? दायां होता है। इधर से कोई नदी जाके मिल रही हो तो इसको बाएं हाथ की नदी कहेंगे, और इधर से कोई नदी आके मिल रही तो इसको क्या कहेंगे? दाएं हाथ की नदी कहेंगे। आइए देखते हैं गंगा नदी के दाएं हाथ और बाएं हाथ की नदी कौन कौन सी होगी। तो गंगा नदी का जो डायरेक्शन है कुछ ऐसा है, यानी कि सेम कुछ ऐसा ही डायरेक्शन पड़ेगा गंगा नदी का। इसके दाएं और बाएं हाथ पर मिलने वाली जो नदियां हैं इसमें देखेंगे ये गंगा नदी है, और ये एक नदी है गंगा की सहायक नदी, इसका नाम है राम गंगा। इस नदी का नाम है राम गंगा। राम गंगा कहाँ से आ रही है? गंगा नदी उत्तराखंड से आ रही है, और राम गंगा नदी भी कहाँ से आ रही है? उत्तराखंड से। और ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में राम गंगा आके गंगा नदी से मिल जाती है, यानी गंगा की सहायक नदी है। दूसरी जो गंगा की सहायक नदी है जो बाएं हाथ पर, ये सभी नदियां राम गंगा, फिर ये जो नदी है इसका नाम है गोमती, इस नदी का नाम है गोमती नदी। और ये नदी दिख रही है घाघरा है, गंडक है, कोसी है। गोमती नदी का जो उद्गम होता है, पहले ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी की जो बाएं हाथ पे मिलने वाली सहायक नदियां हैं कौन कौन सी है? कौन सा? राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सभी के सभी गंगा नदी के बाएं हाथ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। अगर हम गोमती नदी की बात करें तो जो गोमती नदी है इसका जो उद्गम होता है उत्तर प्रदेश में एक जिला है पीलीभीत। पीलीभीत जिले के फुल्लर झील, पीलीभीत जिले में एक झील है जिसका नाम है फुल्लर झील। तो फुल्लर झील से होता है गोमती नदी का उद्गम, और गोमती नदी गंगा की सहायक नदी है जो बिहार के गाजीपुर में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ मिलती है? तो बिहार के गाजीपुर में जाके या गंगा नदी से मिलती है। अगला जो नदी है ये घाघरा है। घाघरा नदी का जो उद्गम होता है वह नेपाल से होता है, और गंगा की ये सहायक नदी है जो जाके मिल रही है गंगा नदी से। कहाँ पर? छपरा में, बिहार में जगह है छपरा, छपरा में ही या क्या गंगा नदी से जाके मिलती है। और दूसरी एक नदी है जो नेपाल से आ रही है गंगा की सहायक, उसका नाम क्या है? गंडक। ध्यान दीजिएगा, गंडक नदी भी गंगा की सहायक नदी है जो बाएं हाथ से आके हाजीपुर, हाजीपुर भी कहाँ पड़ रहा है? बिहार पड़ रहा है। बिहार में हाजीपुर में आके गंगा नदी से क्या होता है? मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किस नदी में शालिग्राम पत्थर पाया जाता है। शालिग्राम पत्थर क्या होता है? आप देखते होंगे घर परिवार में कथा वगैरह होता है जिसमें एक छोटा सा काला सा पत्थर होता है जिसको लोग कहते हैं ठाकुर बाबा, पंडित जी लोग कहते हैं ठाकुर बाबा। तो वो जो ठाकुर बाबा कहते हैं जिस पत्थर को
पत्थर कौन सा होता है? शालिग्राम पत्थर। और भारत में जितनी भी नदियां हैं इन सभी नदियों में केवल गंडक ही मात्र एक ऐसी नदी है जिसमें शालिग्राम पत्थर यानी कि ठाकुर बाबा पाए जाते हैं। सोचिए, ठाकुर बाबा हैं कहाँ? नदी में, और दूध से इनका क्या होता है? अभिषेक होता, पत्थर का अभिषेक। और वो कौन? शालिग्राम पत्थर, जिसको हम लोग कहते हैं ठाकुर बाबा। ठीक, तो ठाकुर बाबा कहाँ पाए जाते हैं? गंडक नदी में पाए जाते हैं। और दूसरी कौन सी नदी है? वह कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम भी नेपाल से ही होता है और यह भागलपुर, बिहार में जगह है भागलपुर, भागलपुर में जाके यह गंगा नदी से मिल जाती है। यहाँ की इसकी क्या खासियत है? तो क्वेश्चन आता है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों शोक कहा जाता है? क्योंकि कोसी नदी के द्वारा बिहार में तमाम जन धन की हानि होती है, लोगों के जो कृषि है वो क्या होते हैं? बेकार हो जाते हैं। क्यों? चूँकि बाढ़ के द्वारा कृषि क्या होती है? डूब के सब चली जाती है, यानी कृषि कुछ नहीं हो पाता है, तो कृषि का पूरी तरह से क्या होता है? विनाश हो जाता है। तो इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन आता है किस नदी को अपना मतलब कौन सी ऐसी नदी है भारत की जो अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है? तो कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। रास्ता बदलने के लिए मतलब क्या होता है? जो कोसी नदी है ये आ रही है नेपाल से, पर्वत चोटियों से आ रही है। जब पर्वत चोटियों से नदी मतलब ऊपर से नीचे आती है ढाल से, तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती, ताकत ज़्यादा होती है। तो नदियाँ क्या करती है? मैदानी इलाकों में पहुँचने के बाद कटान ज़्यादा लगाती है। और जो आपका बिहार है ये मैदानी इलाकों की मिट्टी है, तो कटान बहुत ज़्यादा लगाती है। कभी कभी क्या होता है कि गाँव के बगल से बिहार की नदी बह रही है कोसी, और गाँव के बगल के जस्ट बह रही है। गाँव वालों को लग रहा है कि नदी गाँव के बगल से बह रही है, लेकिन नदी क्या करती है? नीचे नीचे से मिट्टी को काट कर पानी के साथ बहा ले जाती है, और ऊपर से एक मोटी सी थोड़ी सी जो पतली सी परत होती है मिट्टी की वो रहता है, यानी दिखता है कि ये मतलब पूरा पूरा मिट्टी है। लेकिन एकाएक पूरा का पूरा गांव का गांव ही कभी क्या हुआ है? इसी नदी में समाहित हो गया। और क्या हो रहा? सोचिए, अगर कोई गर्मी का मौसम है, लोग क्या करते हैं गर्मी के मौसम में? चारपाई बाहर बिछा के मच्छरदानी लगा के फिर सपना में देख रहे हैं कटरीना कैफ को, और एकाएक सो रहे थे, हवा चल रहा था, कटरीना कैफ की सपना आ रहा था, और एकाएक क्या हुआ? मच्छरदानी चारपाई लिए दिए, नदी में क्या हुआ? डूब गया पूरा मच्छरदानी से, तो बहना चालू कर दिया। मतलब जो आपके जंतु जीव हैं, जैसे गाय भैंस हो गया, इसकी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है? विनाश होता। मतलब गाय भैंसे भी बह जाती है, इंसान बह जाते हैं, उनकी कृषि चौपट हो जाती है। इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। और कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए क्या होती? कुख्यात होती। क्यों? क्योंकि इस वर्ष किसी दूसरी तरफ से बह रही है, अगले वर्ष उसका रास्ता क्या होता? चेंज होकर गांव के दूसरी तरफ से हो जाता। चूंकि एक ही वर्ष में अपना रास्ता हमेशा बदलती रहती, इसलिए क्या कहा कि कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए क्या है? पूरे भारत में कुख्यात है। ठीक, तो ये सभी की सभी नदियां गंगा नदी के बाएं हाथ में मिलती हैं। क्वेश्चन कभी कभी आता है कौन सी ऐसी नदी है गंगा नदी के बाएं हाथ पर मिलने वाली, जो एकमात्र नदी है जो मैदानी इलाकों से निकलती है? ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी नदी है जो बाएं हाथ पे मिल रही है? रामगंगा, गोमती है, घाघरा है, गंडक, कोसी है। ठीक, तो रामगंगा निकल रही है उत्तराखंड से, उत्तराखंड से क्या है? पहाड़ है, पहाड़ों से निकल रही है। जो घाघरा, गंडक, कोसी है, ये सब कहाँ से आ रही हैं? नेपाल से, नेपाल से आ रही हैं। इसका मतलब ये भी कहाँ से आ रही हैं? तो ये भी पहाड़ से आ रही हैं। केवल गोमती ही एकमात्र ऐसी नदी दिख रही है जो गंगा की सहायक नदी है, और यह कहाँ से आ रही है? मैदानी इलाकों में। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिला पड़ता है, और पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी, और लखनऊ से होते हुए प्रवेश कर जाती है पटना में, गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। तो एकमात्र ऐसी नदी है गंगा की बाएं हाथ से मिलने वाली जो मैदानी इलाकों में निकलती है। बाकी सबके सब कहाँ से? पहाड़ से निकल रही है। दाएं हाथ पे निकलने वाली नदियों को देखिए, सबसे पहली कौन सी है? यमुना नदी। मतलब यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, और यह दाएं हाथ में मिलती है। और एक कौन सी नदी है? ये है, नाम है इस नदी का टोंस। टोंस नहीं है, इसका नाम है सोन नदी। सोन नदी सोनभद्र जिले से निकलती है उत्तर प्रदेश के। ठीक, तो ये भी नदी जाके कहाँ पर? पटना में, यानी सोन नदी बिहार के पटना में जाके, पटना बिहार की क्या राजधानी है? पटना में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। और ये यमुना नदी की 3 सहायक नदियाँ हैं। चंबल है, इसका नाम है चंबल, और ये कौन सी है? बेतवा है, और ये कौन सी है? केन है।
चंबल, बेतवा, केन नदियाँ ये तीनों के तीनों मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से निकलती हैं। चंबल नदी निकलती है मऊ से, मध्य प्रदेश के मऊ के समीप से, और मध्य प्रदेश के बेतवा निकलती है रायसेन जिले से, और जो सतना एक मध्य प्रदेश का जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से निकलती है केन नदी। ठीक, तो गंगा के दाएं हाथ पे मिलने वाली कौन कौन सी नदी है? यमुना है, टोंस है, और एक है सोन। ये सभी नदियाँ दाएं हाथ पे मिलती है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि गंगा की ऐसी कौन सी नदी है जो निकलती तो बाएं हाथ पे है लेकिन जाके ज्वाइन करती है दाएं हाथ पे। तो ध्यान दीजिएगा, यमुना नदी को अगर देखें तो गंगा का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ये निकल रही है बाएं तरफ से और जाके ज्वाइन कर रही है दाएं तरफ से। कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज में, यानी इलाहाबाद में यमुना नदी और गंगा नदी का संगम होता है। तो यमुना नदी कहाँ पर जाके मिल रही है? इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में जाके मिल रही है। ठीक, तो ये गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे देखिएगा, गंगा नदी जब प्रवेश करती है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। तो ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक जो शाखा है इसको कहते हैं हुगली, इसका नाम है हुगली नदी, और दूसरी जो शाखा है इसका क्या नाम पड़ता है? इसका नाम है आगे चलकर अभी पड़ जाएगा बांग्लादेश में, इसका नाम पड़ जाएगा पद्मा। एक शाखा चली गई है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इस शाखा का नाम हो गया पद्मा, और गंगा नदी की जो दूसरी शाखा इसका क्या नाम है? हुगली नदी। ध्यान दीजिएगा, ये आपको मैप में इसमें मैप में देखिए, ये यहाँ तक गंगा नदी थी और गंगा नदी दो शाखाओं में बढ़ती है। ये वाला जो कौन सी नदी है? तो ये होगी पद्मा, और ये कौन सी हो गई? तो ये हो गई हुगली। ये नदी ये कौन सी है? हुगली है। इधर से देखिएगा, एक नदी यहाँ से आ रही है तिब्बत के पठार से होते हुए, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, जो गंगा नदी में आके ज्वाइन हो जाती है कहाँ पर? बांग्लादेश में। और इस ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में क्या नाम है? इसका नाम है जमुना। ठीक, तो गंगा किस नाम से जा रही बांग्लादेश में? पद्मा, और ब्रह्मपुत्र किस नाम से जा रहा है? जमुना, जा रही है जमुना। ठीक, गंगा यानी पद्मा और जमुना का संगम होता कहाँ पर? तो वो होता है बांग्लादेश में। और फिर यहीं पर एक नदी आके मिलती है मेघना। मेघना आगे चलकर क्या करती है? सभी जल को डाल देती है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। ध्यान दीजिएगा, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा का क्या नाम है? पद्मा, और ब्रह्मपुत्र का क्या नाम है? जमुना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा इस बांग्लादेश में, ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसका नाम क्या है? गंगा। इस डेल्टा का नाम है, इस डेल्टा का नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसका नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कौन सा है? तो यही नदियां आके यहाँ पर क्या करती हैं? अपने द्वारा जो मिट्टी लाई गई है उसको उड़ेल दिया जाता है। इसके द्वारा जो यहाँ पर नदियों के उड़ेलने से, यानी कि जमा करने से स्थलाकृतियाँ बना है, इसको कहते हैं डेल्टा। आपको बताया गया था कि जो नदियाँ होती हैं क्या करती हैं? मिट्टी को काटती, यानी बहती रहती, मिट्टी को काटती रहती है। तो जो गंगा नदी है ये क्या करेगी? मिट्टी को काटेगी और अपने साथ ही साथ पानी की ढोएगी। इसकी सहायक नदी है यमुना, ये भी मिट्टी को काटेगी, पानी के साथ साथ मिट्टी को भी गंगा नदी में मिलाएगी। यानी कि गंगा की जितनी सहायक नदियां हैं, स्वयं गंगा, ये लोग क्या करेंगी? मिट्टी को काटती है और अपने साथ उस मिट्टी को लेके क्या करती है? ढोती है। लेकिन जब पानी मैदानी इलाकों में प्रवेश करता है, तो जब गंगा नदी उत्तराखंड से आ रही होती तो इसके पास ताकत ज़्यादा होता, क्यों? चूँकि ऊंचे से नीचे आ रही है। लेकिन जब मैदान में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और जब पश्चिम बंगाल में पहुँचती है, तो जैसे जैसे इस नदियों की सहायक नदियों के द्वारा मिट्टी और पानी काट के ला के इसमें मिलाया जाता है, तैसे तैसे इस नदी की ताकत कम हो जाती है और इसके पास इतनी क्षमता नहीं होती है कहाँ पर? बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में, कि ये क्या करे और ये क्या करे? वेग के साथ पानी को ले जाके बंगाल की खाड़ी में गिरा दे। क्यों? चूंकि ताकत उतनी ज़्यादा नहीं बची है। तो ये क्या करती है? कारण क्या है कि अपने साथ मिट्टी को ढो रही है और ये मैदानों में प्रवाही हो रही है, तो ताकत वैसे भी कम हो जाएगा। क्यों? चूंकि अवसाद ज़्यादा, यानी मिट्टी ज़्यादा है। तो ये क्या करेगी? पूरे मिट्टी को ले जाके अपने मुहाने पर जमा कर देती है। क्योंकि ताकत नहीं है इसलिए क्या करेगी? मुहाने पर जमा कर देगी। अब इन नदियों के द्वारा जो मिट्टी काट के लाई गई है गंगा के द्वारा और ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र के द्वारा ये मिट्टी ले जाकर इसी मुहाने पर बांग्लादेश में क्या होती है, पश्चिम बंगाल में जमा कर दिया जाता है। इसी से निर्माण होता है मिट्टी से क्या चीज, डेल्टा। ठीक, तो इस डेल्टा का क्या नाम है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो हम कहेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कहाँ है, तो बांग्लादेश में बनाया गया है। और कहाँ पर, तो पश्चिम बंगाल में। ठीक, अब ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा में 3 प्रकार की वनस्पतियां सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। सबसे पहली जो वनस्पति है इसका क्या नाम है, तो यह है सुंदरी, इसका नाम है सुंदरी। दूसरा होता है कैसुरीना और तीसरा होता है मैनग्रोव वनस्पति। ठीक, तो ये 3 प्रकार की वनस्पतियां इस डेल्टा में पाए जाते हैं। कौन कौन, सुंदरी, कैसुरीना, मैनग्रोव। और सबसे अधिक मात्रा में सुंदरी क्या होता है, वृक्ष होता है, इसलिए इस डेल्टा का नाम पड़ क्या गया है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का नाम क्या पड़ गया, सुंदरवन डेल्टा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब नदी ला के यहीं पर मुहाने पर मिट्टी को पटक देती है, ठीक, जब पटक देती है तो अब अगले साल वो पानी को कैसे बहाएगी। चूंकि इसने क्या किया, डेल्टा बना दिया, तो मिट्टी जब अपने सामने ही पटक ली है, मतलब इकट्ठा जमा कर ली है, तो अब बह के कैसे जाएगी। ठीक, नदियां क्या करती हैं, जब मिट्टी को ये काट नहीं पाएगी, यानी बहा नहीं पाएगी, और ये जो मिट्टी बनी है डेल्टा की, बना किससे है, मैदानी मिट्टी से, उसी नदी के द्वारा काट के लाई गई मिट्टी से बना है। तो जब ये डेल्टा में कुछ ऐसे प्रवाहित होगी, इधर से ब्रह्मपुत्र आएगी, तो यहाँ पर आपका क्या है, ये है हुगली, ये हुगली है। ये कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र है, जिसका यहाँ पर क्या नाम है, तो यह है जमुना। और ये कौन सी है, यह है पद्मा। गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा है और ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है, जमुना। जब ये पूरी तरह से यहाँ पर डेल्टा बना दिया गया, तो ये अब पानी लेके बहेगी कैसे, तो ये नदियाँ क्या करती हैं, अगले साल जब इनके पास थोड़ा सा ताकत होगा, चूँकि डेल्टा को बना ली हैं, पूरी तरह से बह नहीं पाएंगे, कारण क्या है, मिट्टी सामने है, रखा हुआ है, तो अगले वर्ष ये छोटी छोटी धाराओं के रूप में उस मिट्टी को भी काट देती हैं। यानी तमाम शाखाओं में, यानी कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, इसमें क्या है, अगली बार जो नदी होगी वो क्या करती है, पतली पतली शाखाओं के रूप में प्रवाहित होती है, यानी अपने जल का विभाजन कर देती है पतली पतली शाखाओं में। और ये पतली पतली शाखाएं क्या करती हैं, पानी को बंटवारा करके और फिर पहुंचा देती हैं कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो मुख्य नदी है, इसकी जो पतली पतली शाखाएं हैं, इन पतली पतली शाखाओं को कहते हैं वितरिका। वितरिका, इसको क्या कहा गया, वितरिका। वितरिका का मतलब होता है जो पानी का बंटवारा करके बांट दे, उसको कहते हैं वितरिका। ठीक, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा यहाँ पर डेल्टाई भाग में बहुत सारा वितरिका में बंटवारा हो जाता है जल का। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि गंगा नदी का सबसे बड़ा वितरिका कौन सा। ध्यान दीजिएगा, वितरिका क्या होता है, किसी मुख्य नदी के द्वारा उसके नदी का बंटवारा करके सागर तक या खाड़ी तक पहुंचाने वाली जो छोटी छोटी शाखाएं होती हैं उसको कहते हैं वितरिका। ठीक, यानी कि डेल्टा में सैकड़ों शाखाओं मट गई है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में नदियां, इस यही शाखाएं क्या कहलाती, वितरिका कहलाती हैं। और सबसे लंबी जो वितरिका होगी, ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी की सबसे लंबी वितरिका है हुगली नदी। क्यों हुगली नदी वितरिका है, चूंकि गंगा नदी क्या हो रही है, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होके गंगा नदी 2 शाखाओं में मट जाती है। एक शाखा जो गंगा नदी की है, जैसे बांग्लादेश में पहुंचती है पद्मा हो जाता है, और यही पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से एक शाखा आ जाती है, सीधे ये बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। जो यहाँ पर अन्य नदियाँ हैं ये क्या करती हैं, वितरिकाओं के माध्यम से। तो ये जो हुगली नदी है यह भी गंगा नदी की एक वितरिका है, जो गंगा नदी की सबसे बड़ी वितरिका है। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।